हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तेरे मिल जाने से। चलिए फिर कहानी की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लक्ष्य, साहित्य एंड रूही तीनों प्लेन में बैठ जाते हैं और मुंबई के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। अब उसके आगे जैसे ही तीनों मुंबई पहुंच जाते हैं, रूही लक्ष्य से बोलती है, अब क्या करना है? लक्ष्य बोलती है, जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही करना होगा। हमारी नाइट की ट्रेन है मुंबई से दिल्ली की। अभी हमको जाना होगा जहाँ पर पापा ने रूम लिया है, और उन्होंने कैब भी लिया है जो हमको रूम तक लेके जाएगा। रूही बोलती है, पर अगर हम वहाँ पे पहुँच गए तो हम वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लक्ष्य बोलती है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे, और बाकी की बात अब रूम पे बताती हूँ। रूही भी शांत हो जाती है। लेकिन जितना आसान लक्ष्य को लग रहा था, क्या सब कुछ उतना आसान होने वाला था? चलिए देखते हैं। तीनों रूम पर पहुंच जाते हैं। रूही को गुस्सा आ जाता है, क्या है ये? यहाँ पे भी हमारे पीछे आ गए ये लोग। हमको सुकून से जीने भी नहीं देंगे क्या? हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? लक्ष्य, कहीं ये लोग हमको मार ना देंगे यार। तभी लक्ष्य अपने घर पर कॉल करती है, इसकी नौटंकी को साइड पे रखकर अपनी मम्मा से बात करने लगती है। मम्मा, हम आराम से पहुंच गए हैं, अब टेंशन ना लिया करो। हम सब ठीक है और बहुत थक गए तो हम सोने जा रहे हैं। तभी महिमा जी बोलती है, बेटा कुछ खा लो पहले, नहीं तो आप जैसे ही उठोगे आपको भूख लगने लगेगी। जैसे ये बोलकर वो फ़ोन रखने ही वाली थी, तभी लक्ष्य की बड़ी मम्मा उनसे फ़ोन ले लेती है और बात करने लगती है। हाय बडी, हाय लड्डू, तुम सही से पहुंच गए ना? लक्ष्य की बड़ी मम्मा लक्ष्य से पूछती है। हाँ, हम पहुंच गए हैं, सही सलामत। हम रूम पे भी आ गए हैं। अच्छा, साहित्य कहाँ है? उसको तुमने छोड़ दिया? नहीं बड़ी, वो हमारे साथ ही है। मैं कल उसको उसका घर लेके जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ख्याल रखना। इतना बोलकर वो फ़ोन रख देती है। लक्ष्य, अब क्या करना है? रूही बोलती है, हम तो निकल लेंगे, लेकिन हमारी सामान कैसे निकलेगी? ये सोच रहा हूँ। सामान ले गए तो उन लोगों को शक हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है वो लोग, उनके आदमी यहाँ पे भी होंगे। तो सही बोल रही है, लक्ष्य बोलती है। क्या करे तब? तभी साहित्य बोलती है, मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। रूही तुरंत बोलती है, क्या तुम्हारे दोस्त? हम बच्चों से हेल्प नहीं ले सकते? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कि हमने हमने बच्चों से हेल्प ली? जैसे रूही ये बोलती है, लक्ष्य और साहित्य दोनों उसको घूर के देखने लगते हैं। साहित्य के देखने का मतलब ये था, सीरियसली अभी ये बात करनी ज़रूरी था? जैसे ही रूही उन दोनों की नज़र अपने ऊपर पाती है, वो इधर उधर देखने की नौटंकी करने लगती है। लक्ष्य बोलती है, आई थिंक नाइट में ही किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो नाइट टाइम हमारे लिए सही रहेगा, तो हमको नाइट में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम सब सो रहे होंगे ना। चल, रूही तभी बोल पड़ती है, लेकिन अपने लगेज का क्या? पता चले लगेज लेके चले गए और उनको पता चल गया तो? लक्ष्य बोलती है, इसीलिए हम सारे लगेज नहीं ले सकते। जो इम्पोर्टेंट सामान है बस उसको लेकर चलना पड़ेगा, बाकी का यहीं पे रहने देते हैं। रूही मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या? पर मैंने तो कितनी मेहनत से शॉपिंग की थी यार, सब कुछ लिया था, इसमें आधा सामान छोड़ना पड़ जाएगा। नहीं यार लक्ष्य, तुमको पहले नहीं बोल सकती थी? मैं थोड़ा कम ही ले लेती। तभी लक्ष्य बोलती है, मजाक कर रही है क्या? मैंने तुमको पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बता चुके हो,
पर एक्साइटमेंट के मारे मैंने तो ज़्यादा शॉपिंग कर ली ना, अब क्या करूँ? कुछ मत कर, चुप रह, रोना धोना बंद कर तू। तीनों मिलकर सारा अपना अपना सामान पैकिंग करने लगते हैं। बस रात होने का वेट है अब। तभी साहित्य बोलती है, उसको भूख लग रही है। जैसे ही साहित्य बोलती है उसको भूख लगी है, रूही भी टपक से बोलती है, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है यार, मुझे मुझे पहले खाना खिलाओ। दोनों इसकी नौटंकी देखकर फिर माथे पे अपना हाथ रख लेते हैं। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ? तभी बोलते हैं, कुछ नहीं, चल भुक्कड़ इंसान। ऐसे बोल के तीनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, तीनों मिलके खाना ऑर्डर करते हैं। जैसे खाना ऑर्डर करते हैं, एज़ यूजुअल हमारी रूही तो खाने में टूट पड़ती है फिर से, जैसे कि सालों से भूखी पड़ी हो। लक्ष्य अपना खाना जल्दी फिनिश कर लेती है और काउंटर के पास जाके वो बिल पे करने लगती है और काउंटर वाले भैया से कुछ बातचीत करने लगती है। ये चीज़ रूही एंड साहित्य दोनों नोटिस कर लेते हैं। वो दूर से थे तो उनको कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, बस नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बात कर रही है लक्ष्य उससे। तो रूही साहित्य से फिर बात करने के लिए बोलती है, देख बच्ची। जैसे ही रूही से बच्ची सुनती है, साहित्य गुस्से में उसको देखने लगती है। पहले से उसके मुंह में खाने का बाइट था, जिसकी वजह से उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल रही थी, जिसको देखकर रूही को हंसी आने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर आसपास के लोग भी उन्हें ही देखने लगते हैं। साहित्य का गाल उस टाइम पे गुस्से में लाल टमाटर की तरह हो गया था और वो बहुत ही क्यूट एंड प्यारी लग रही थी गुस्से में। इधर रूही की हंसी सुनकर लक्ष्य भी इन दोनों के पास आ जाती है और साहित्य को देखकर उसके फेस पर भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी हाइड करते हुए रूही से पूछती है, क्या हुआ? रूही, कुछ नहीं, बस इनको गुस्सा आ गया, मैंने इनको बुच्ची बुला दिया। तो रूही साहित्य की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। साहित्य भी बहुत ही मासूमियत के साथ लक्ष्य को देखने लगती है और बोलती है, आप इनको समझाओ ना, ये मुझे बच्ची ना बुलाया करे। अरे मैं कुछ दिन में 14 की हो जाऊंगी, मैं बच्ची नहीं रही है अब। लक्ष्य साहित्य को शांत कराती है और उनका खाना कंप्लीट करने के बाद वो अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो तीनों रूम पर आ जाते हैं। जैसे रूम पे पहुंचते हैं, रूही तुरंत बेड पर गिर जाती है। बोलती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ यार, मैं तो सोने जा रही हूँ। अब देख लो अपने को क्या करना है। जैसे निकलना होगा उस टाइम पे मेरे को उठा देना। ये बोलकर वो लेट जाती है। लक्ष्य भी बालकनी की तरफ निकल जाती है और बालकनी में खड़े होकर कुछ सोचने लगती है। साहित्य भी थक गई थी तो वो भी बेड पर आकर सो जाती है। कुछ समय के बाद साहित्य जब सोकर उठती है, वो अपने आप को जंगल में पाती है और गुंडों के बीच पाती है, जहाँ बहुत सारे गुंडे उसको और लक्ष्य को पकड़ के खड़े हुए थे और उन दोनों के ऊपर बंदूक धरे हुए थे जे और वो चिल्ला रहे थे कि साहित्य को ले जाने के लिए। साहित्य मना कर रही थी और लक्ष्य भी दूर से उसको मना कर रही थी कि मतलब उनके साथ मत जाओ। जिस गुंडे ने लक्ष्य के ऊपर बंदूक थानी थी वो गोली चला देता है और तभी साहित्य लक्ष्य चिल्लाते हुए उठ जाती है और पास में सोई रूही डर के मारे नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, हाय अम्मा, मेरी तो कमर टूट गई, क्या अनपता पड़ी। साहित्य की आवाज़ सुनकर लक्ष्य भी दौड़ी रूम में आ जाती है और तेज़ी से अंदर आकर देखती है। साहित्य के ऐसे हालात देखकर वो भी डर जाती है और रूही से बोलती है, जल्दी से पानी लेकर आओ। ऐसे बोल के वो साहित्य को देखने लगती है। साहित्य एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, लक्ष्य लक्ष्य, आपको कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वो बोल रही थी। लक्ष्य साहित्य को जल्दी से हक कर लेती है और
शांत कराने की कोशिश कर रही थी। इसमें ऐसे में रूही भी पानी लेकर आ जाती है। लक्ष्य उसको पानी पिलाती है और उसको शांत करा के बोलने लगती है, कुछ नहीं होगा बच्चा, अब शांत हो जाओ, मेरे रहते कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मेरे को भी। ऐसे वो शांत करा रही थी। ये सब होने में रात के 10 बज गए थे। लक्ष्य रूही से बोलती है, जल्दी से सारे सामान निकाल लो, हमको 1 घंटे में निकलना होगा। लेकिन उस टाइम तक तो जगह होंगे सब। लक्ष्य बोलती है, जानती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है उन सबको क्या चाहिए। रूही ठीक है बोलकर निकल जाती है। लक्ष्य साहित्य को शांत कराकर फिर से सुला देती है। जैसे ही साहित्य सो जाती है, रूही लक्ष्य से बोलती है, यार इसके अंदर बहुत डर बैठ गया है, क्या करें अब। कुछ नहीं, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लक्ष्य बोलती है। रूही उसका जवाब देते हुए बोलती है, होप सो, सब कुछ ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, लक्ष्य बोलती है। ऐसे बात करते करते और पैकिंग करते हुए उनको 11 बज जाते हैं। लक्ष्य साहित्य को बहुत ही प्यार से और आराम से उठाती है और तीनों स्टेशन के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए थे। कोई झगड़ा होगा, रूही बोलती है, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। ऐसे वो बोल के तीनों लोग अपने सामान को लेकर बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं, रोड के साइड पे एक गाड़ी रेडी खड़ी हुई थी, मतलब तैयार थी जाने के लिए। लक्ष्य बोलती है, क्या भाग्य है, चलो जल्दी से कार में बैठो। वो स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो स्टेशन पहुंच भी जाते हैं। रूही और साहित्य के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उनको लगा था कि कोई उनको नहीं देख पाया वहाँ से निकलते वक्त, बट उनकी ये गलतफहमी थी, क्योंकि लक्ष्य जानती थी जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो 4 आंखें उनको देख रही थी। रूही खुश होते हुए बोलती है, चलो हम आराम से आ गए, नहीं तो हमारी वहाँ पे कीमा बना देते सब। रूही ये बोलते हुए खुश हो रही थी, लेकिन लक्ष्य के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी। वो थोड़ा सीरियस दिख रही थी। लक्ष्य से रूही पूछती है, क्या हुआ लक्ष्य, सब ठीक है ना, तुम टेंशन में लग रहे हो। लक्ष्य बोलती है, हाँ सब ठीक है। इतने में इनका ट्रेन का टाइम हो जाता है। जिस प्लेटफॉर्म में ये खड़े थे वहाँ पे एक साथ 2 ट्रेन निकल रहे थे, एक दिल्ली के लिए, दूसरी जम्मू के लिए। दोनों चलने ही वाली थी। तीनों जाकर जम्मू वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। रूही बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन लक्ष्य ये क्या कर रही हो, लेकिन वो जानती भी थी लक्ष्य जो भी कर रही है सोच समझ के करेगी, तो उस टाइम पे तो चुपचाप आकर बैठ जाती है। जैसे ही सीट पे आके बैठते हैं, रूही लक्ष्य से पूछती है, हम तो दिल्ली जाने वाले थे ना, फिर जम्मू का ट्रेन क्यों। लक्ष्य बोलती है, तुम कितना ज़्यादा सवाल करते हो, बक 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 करती ही रहती हो, थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकती। रूही मुंह बनाते हुए बोलती है, मत बता देना, मत बताओ, रहो सब कुछ सस्पेंस खेलो। ऐसे वो बोलते हुए अपने फ़ोन निकाल के वो गेम खेलने लगती है। 10 मिनट के बाद ट्रेन भी चलने लगता है। अब आगे देखते हैं ये ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है। इनका क्या ये सही सलामत पहुंच पाएंगे दिल्ली, या फिर हो जाएगा कुछ कांड। और लक्ष्य किन 4 आँखों को देखा था। लक्ष्य ने ये सारे सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, आपको ये सवालों का जवाब पता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और जिनको नहीं पता है वो जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। इस पार्ट में जो आपको अच्छा लगा उस बारे में मुझे बताना। आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।